Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. My name is Vatika Singh and in today's video we will know how to make a lesson plan in geography. But before starting this video, we would like to say something to you. Please like and share this video and subscribe my channel Vatika Singh and don't forget to put on the notification bell so that you don't miss the upcoming videos. तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी में लेसन प्लान बनाने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है पाठ योजना। इसको हम हेडिंग या टैग लाइन कहते हैं। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोल्ड में बहुत ही सुंदर ढंग से आपको इसको लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विद्यालय का नाम। आप जिस भी विद्यालय से अपना बीएड बीटीसी डीएलए कर रहे होते हैं उस विद्यालय का आपको यहाँ पे नाम लिखना होता है। उसके बाद आप लिखते हो दिनांक। जिस भी डेट को आप अपनी पाठ्य योजना बनाते हो उस डेट को आपको यहाँ पे दिनांक में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने दिनांक में लिखा हुआ है 25 सितंबर 2020। उसके बाद आप लिखते हो विषय। आप जिस भी विषय की पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस विषय को आपको विषय में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने विषय में यहाँ पे लिखा हुआ है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये इसका मतलब यह है कि हम सामाजिक विज्ञान में अपनी पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो चक्र। बच्चों को पढ़ाने के दौरान आपका जो भी चक्र होता है, जो भी आपका पीरियड होता है, उसी पीरियड को आपको चक्र में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने यहाँ पे चक्र में फर्स्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब यह है कि बच्चों के पढ़ाने का पीरियड यहाँ पे हमारा फर्स्ट है। उसके बाद आप लिखते हो कक्षा। आप जिस भी कक्षा के लिए अपनी पाठ्य योजना बना रहे होते हैं उस कक्षा को आपको कक्षा में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमने कक्षा में लिखा हुआ है 12th। इसका मतलब यह है कि हम 12th क्लास के लिए पाठ्य योजना बना रहे हैं। उसके बाद आप लिखते हो अवधि। टीचिंग करने के दौरान जो भी समय आपको दिया जाता है टीचिंग करने के लिए, उसी समय को, उसी टाइम को, उसी ड्यूरेशन को आपको अवधि में लिखना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अवधि में हमने लिखा हुआ है 35 मिनट्स। इसका मतलब यह है कि टीचिंग करने के लिए हमें 35 मिनट्स मिला हुआ है। उसके बाद आप लिखते हो प्रकरण। यहाँ पे हमारा प्रकरण है धर्म सुधार आंदोलन। ये जो प्रकरण होता है यह पाठ का नाम ही होता है। इसको बिल्कुल ही बीचों बीच सेंटर में बोर्ड में और बहुत ही सुंदर ढंग से लिखा जाता है। उसके बाद आप एक ऐसी सीधी लाइन खींच देते हैं। इसे हम ब्लैक बोर्ड एंट्री कहते हैं। इसे हम विषय का इंडेक्स भी कहते हैं। इस ब्लैक बोर्ड एंट्री में, इस विषय के इंडेक्स में हमने आपको विषय के बारे में संक्षिप्त में सारी जानकारी आपको यहाँ पे दे रखी है। उसके बाद आप लिखते हो सामान्य उद्देश्य। तो पहले मैं आपको यह बता दूं कि यह सामान्य उद्देश्य क्या होता है। आप जो विषय आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम सामान्य उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम सामान्य उद्देश्य में लिखते हैं। सामान्य उद्देश्य में हम अपने विषय से रिलेटेड 5, 6, 7, 8 पॉइंट्स हम अपने विषय के बारे में लिखते हैं। एक इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ पे सामान्य उद्देश्य के बारे में दे दूँ। जैसे कि आप सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप अपने सामाजिक विज्ञान की 20 पाठ्य योजना में यही सामान्य उद्देश्य आप बार बार लिख सकते हैं। सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे हमारा पहला पॉइंट्स है छात्रों को सामाजिक विज्ञान के विषय के प्रति रुचि जागृत करके धर्म सुधार आंदोलन का अर्थ व कार्यप्रणाली के विषय में जानकारी प्रदान करना होता है। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को जीवन में धर्म सुधार आंदोलन के महत्व को समझने योग्य बनाना। तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को धर्म सुधार आंदोलन और इसके प्रकार के बारे में जानकारी देना है। चौथा पॉइंट हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को धर्म सुधार आंदोलन की प्रकारों के बारे में संपूर्ण जानकारी देना है। पांचवा पॉइंट हमारा यहाँ पे समान उद्देश्य में है छात्रों को धर्म सुधार आंदोलन के प्रति उत्पत्ति के बारे में जानकारी प्रदान करना होता है। उसके बाद आप लिखते हो विशिष्ट उद्देश्य। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह विशिष्ट उद्देश्य क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य, जो पाठ आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं उससे बच्चा क्या सीखेगा उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य कहते हैं और उसे ही हम विशिष्ट उद्देश्य में लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा हमारा होता है बोधात्मक उद्देश्य, तीसरा हमारा होता है कौशलात्मक उद्देश्य। इन तीनों उद्देश्यों में लगभग आपको 2-2 पॉइंट्स लिखने होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट्स हमारा यहाँ पे है छात्रों को धर्म सुधार आंदोलन के अर्थ का प्रत्याश्रवण कराना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे ज्ञानात्मक उद्देश्य में है छात्रों को धर्म सुधार आंदोलन के महत्व को स्मरण करने योग्य बनाना।
बोधात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को धर्म सुधार आंदोलन की कार्यप्रणाली की व्याख्या करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे बोधात्मक उद्देश्य में है छात्रों को धर्म सुधार आंदोलन के महत्व को समझने योग्य बनाना। कौशलात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को धर्म सुधार आंदोलन के तथ्यों का संकलन करने योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे कौशलात्मक उद्देश्य में है छात्रों को धर्म सुधार आंदोलन के आकार के बारे में प्रत्याशमन करने योग्य बनाना। उसके बाद आप लिखते हो सहायक सामग्री। सहायक सामग्री, पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह सहायक सामग्री क्या होता है। आप बच्चों को पढ़ाने के दौरान आप जो भी टॉपिक बच्चों को समझाने के लिए एक्सप्लेन करने के लिए ब्लैक बोर्ड में जिन सामग्री का यूज करके बच्चों को आप वह टॉपिक एक्सप्लेन करते हो, समझाते हो, उसी सामग्री को हम सहायक सामग्री कहते हैं। और सहायक सामग्री के रूप में आप लिख सकते हो चाक, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, प्रकरण से संबंधित सहायक सामग्री आदि। उसके बाद आप लिखते हो पूर्व ज्ञान। तो पहले मैं आपको बता दूं कि यह पूर्व ज्ञान क्या होता है। यह जो पूर्व ज्ञान होता है यह लगभग सभी का एक समान होता है, बस यहाँ पे क्या होता है कि पाठ का नाम चेंज कर दिया जाता है। पूर्व ज्ञान के रूप में आप लिख सकते हो छात्र सामाजिक विज्ञान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा आप पूर्व ज्ञान में एक लाइन आप इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप बच्चों से प्रस्तावना प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न करने के लिए आप 3 कॉलम बनाते हैं। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे क्रम संख्या का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, जर्मन में धर्म सुधार आंदोलन के प्रेरता थे। तो छात्र आंसर देते हैं जर्मन में धर्म सुधार आंदोलन के प्रेरता मार्टिन लूथर थे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए आंदोलन का क्या नाम था। तो छात्र आंसर देते हैं मार्टिन लूथर द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम प्रोटेस्टेंट था। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक कालीवन किस देश का नागरिक था। तो छात्र आंसर देते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक कालीवन फ्रांस देश का नागरिक था। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, धर्म सुधारक आंदोलन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो छात्र आंसर देते हैं समस्यात्मक प्रश्न। इसका मतलब यह होता है कि चौथे क्वेश्चन का आंसर छात्रों को नहीं पता है। धर्म सुधार आंदोलन के बारे में छात्रों को कोई नॉलेज, कोई जानकारी नहीं है। उसके बाद आप लिखते हो उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में आप लिख सकते हो, बच्चों आज हम धर्म सुधार आंदोलन के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे, ऐसा आप उद्देश्य कथन में लिख सकते हैं। उसके बाद आप लिखते हो प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप लिख सकते हो, अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से पाठ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ऐसा आप प्रस्तुतिकरण में लिख सकते हैं। उसके बाद आप व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने के लिए आप 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे धर्म सुधार आंदोलन और उद्देश्य। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र क्रियाओं का कॉलम, जिसमें कि आप लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाते हैं श्यामपट्ट कार्य के कॉलम, जिसमें कि आप मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। इतिहासकार हेज के अनुसार कैथोलिक चर्च में सुधार के प्रयास के परिणाम स्वरूप जो धार्मिक आंदोलन हुआ एवं जो नए धार्मिक संप्रदाय बने, उन्हें समष्टिगत रूप से धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। वार्नर एवं मार्टिन के मतानुसार धर्म सुधार पोप पद की सांसारिक एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह था। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य थे, पहला, ईसाई लोगों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना। दूसरा, रोम के पोप के व्यापक एवं संबंधी अधिकारों को नष्ट करना। तीसरा,
चर्च में व्याप्त बुराइयों एवं भ्रष्टाचार को दूर करना। चौथा, कैथोलिक चर्च में व्याप्त आडंबरों को दूर करना जिससे जनता के सामने धर्म का वास्तविक रूप आ सके। व्याख्या करने के बाद सैंपट कार्य के कॉलम में आप मुख्य पॉइंट्स के रूप में आप सैंपट कार्य के कॉलम में आप पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हो, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म सुधार पोप पद की संसारिक एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध नैतिक विद्रोह था। दूसरा आप लिख सकते हो सैंपट कार्य में धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य। नेक्स्ट पॉइंट्स आप सैंपट कार्य में लिखोगे, ईसाई लोगों के नैतिक एवं आध्यात्मिक जीवन को उन्नत करना। नेक्स्ट पॉइंट्स आप सैंपट कार्य में लिख सकते हैं, रोम के पोप के व्यापक एवं संबंधी अधिकारों को नष्ट करना। नेक्स्ट पॉइंट्स आप सैंपट कार्य में लिख सकते हैं, चर्च में व्याप्त बुराइयों एवं भ्रष्टाचार को दूर करना। नेक्स्ट पॉइंट आप सैंपट कार्य में लिख सकते हैं, कैथोलिक चर्च में व्याप्त आडंबरों को दूर करना जिससे जनता के सामने धर्म का वास्तविक रूप आ सके। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं अध्यापिका क्रियाओं का कॉलम जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा कॉलम जो है कि आप बनाते हैं छात्र छात्रा अनुक्रिया का कॉलम जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन छात्रों से है, धर्म सुधार आंदोलन क्या है? तो छात्र आंसर देते हैं, धर्म पोप पद की संसारिक एवं भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक नैतिक विद्रोह को धर्म सुधार आंदोलन कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कितने उद्देश्य होते हैं? तो छात्र आंसर देते हैं, धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख 4 उद्देश्य होते हैं। बोधात्मक प्रश्न करने के बाद हम फिर से व्याख्या करेंगे जिसके लिए हम फिर से वही सब सारे प्रोसेस को दोहराएंगे। व्याख्या करने के लिए हम फिर से 4 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो हम बनाएंगे शिक्षण बिंदु का कॉलम जिसमें हम लिखेंगे धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण। दूसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्रा अध्यापक क्रियाओं का कॉलम जिसमें कि हम व्याख्या करेंगे। तीसरा कॉलम जो है कि हम बनाएंगे छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम जिसमें कि हम लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक व्याख्या को सुनेंगे। चौथा और लास्ट कॉलम जो है कि हम बनाएंगे सैंपट कार्य कॉलम जिसमें कि हम मुख्य पॉइंट्स को लिखेंगे। तो अब हम व्याख्या करते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख 4 कारण होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला, चर्च के सिद्धांतों के विरुद्ध असंतोष। दूसरा, चर्च में व्याप्त बुराइयां। और तीसरा, आर्थिक कारण। चौथा, धर्म के प्रति कट्टरवादिता। चर्च के सिद्धांत के विरुद्ध असंतोष। मध्यकाल के अंतिम चरण में रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर ही कुछ मूलभूत सिद्धांतों के विरुद्ध असंतोष बढ़ रहा था। कुछ लोग यह मानने लगे थे कि रोमन कैथोलिक चर्च ईसा के उपदेशों, भावनाओं एवं मान्यताओं से दूर हट चुका है। दूसरा, चर्च में व्याप्त बुराइयां। धर्म सुधार आंदोलन का दूसरा प्रमुख कारण चर्च के अंतर्गत व्याप्त बुराइयां थीं जो 15वीं एवं 16वीं सदी में पैदा हो गई थी। पादरियों की अज्ञानता और विलासिता, चर्च के पदों एवं सेवाओं की बिक्री, सिमोनी संबंधियों के बीच चर्च के लाभकारी पदों का बंटवारा, नेपोटिज्म तथा एक पादरी द्वारा एक से अधिक पद रखे रहना, प्लूरेलिज्म, यह सभी
असंतोष एवं शिकायत के कारण थे। तीसरा, आर्थिक कारण। पश्चिमी यूरोप के देश में राष्ट्रीय राज्य कायम हो चुके थे। राजाओं को सेना व प्रशासन का खर्च चलाने के लिए अधिक धन की आवश्यकता थी। पादरियों द्वारा वसूला जाने वाला कर रोम चला जाता था। धर्म के प्रति कट्टरवादिता। पुनर्जागरण के कारण चर्च और उसके प्रधान पोप के विरुद्ध विद्रोह की भावना और बलवती हो उठी। चर्च संभवतः नवीन विचारधारा का सबसे जबरदस्त विरोधी था। वह नहीं चाहता था कि पुराने विश्वासों और रूढ़ियों को उखाड़कर नए सिद्धांतों की स्थापना हो। परंतु मुद्रण कला के विकास से धार्मिक ग्रंथों को पढ़कर एवं विचारकों के विचार जानकर लोगों को पता चल गया कि ईसाई धर्म का सच्चा स्वरूप क्या है। व्याख्या करने के बाद आप सैंपट कार्य के कॉलम में मुख्य पॉइंट के रूप में आप सैंपट कार्य में पहला पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण। पहला, चर्च के सिद्धांतों के विरुद्ध असंतोष। दूसरा, चर्च में व्याप्त बुराइयां। तीसरा, आर्थिक कारण। चौथा, धर्म के प्रति कट्टरवादिता। कैथोलिक चर्च ईसा के उपदेश, भावनाओं एवं मान्यताओं से दूर हट चुका है। नेक्स्ट पॉइंट्स आप सैंपट कार्य में नेक्स्ट पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। चर्च के अंतर्गत व्याप्त बुराइयां थीं जो 15वीं एवं 16वीं सदी में पैदा हो गई थी। व्याख्या करने के बाद आप छात्रों से बोध प्रश्न करते हैं, जिसके लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम तो आप बनाएंगे बोधात्मक प्रश्न का कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से पूछे गए क्वेश्चन के क्रम को लिखोगे। दूसरा कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्रा अध्यापिका क्रियाओं कॉलम, जिसमें कि आप छात्रों से प्रश्न पूछोगे। तीसरा और लास्ट कॉलम जो है कि आप बनाओगे छात्र छात्रा अनुक्रिया कॉलम, जिसमें कि छात्र आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को देंगे। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा छात्रों से है, चर्च में व्याप्त बुराइयां किस सदी में पैदा हो गई थी। तो छात्र आंसर देते हैं, चर्च में व्याप्त बुराइयां 15वीं एवं 16वीं सदी में पैदा हो गई थी। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हमारा छात्रों से है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रकार व उसके नाम बताइए। तो छात्र आंसर देते हैं, धर्म सुधार आंदोलन 4 प्रकार के होते हैं। पहला, चर्च के सिद्धांत के विरुद्ध असंतोष। दूसरा, आर्थिक कारण। तीसरा, चर्च में व्याप्त बुराइयां। चौथा, धर्म के प्रति कट्टरवादिता। उसके बाद आप छात्रों को गृह कार्य दोगे। गृह कार्य के रूप में आप छात्रों को दे सकते हो, बच्चों आप सब धर्म सुधार आंदोलन के प्रमुख कारण और उसके उद्देश्य पढ़कर आएंगे। ऐसा आप छात्रों को गृह कार्य दे सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और मैंने इस पाठ्य योजना की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ पे मैंने इस पाठ्य योजना की ड्राइव लिंक, ट्विटर लिंक और ब्लॉगर लिंक, तीनों लिंक इस पाठ्य योजना की मैंने आपको दे रखी है। आप इस पाठ्य योजना की लिंक को ओपन करके इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। बाय द वे, नेट की प्रॉब्लम होने के कारण कभी अगर इस पाठ्य योजना की लिंक ओपन नहीं होती है तो आप इस वीडियो को पॉज करके भी स्क्रीनशॉट लेके इस वीडियो का आप इस पाठ्य योजना को देख सकते हो। और इस पाठ्य योजना में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी दिक्कत होती है, या कोई भी क्वेश्चन आपको इस पाठ्य योजना से रिलेटेड मुझे कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपके पूछे गए क्वेश्चन के आंसर को दूंगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, ताकि मैं जब भी कोई अपना नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट आपको जल्द मिल जाएगी, जिससे कि आप हमारे आने वाले किसी भी नए वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो अब हम आपसे फिर से मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।